बर्फीले पहाड़ पर गरीब माँ बेटियों की खेती। ओह, मेरे तो हाथ पैर बर्फ जैसे जमने लग गए हैं। ऊपर से ठंड के मारे ये कुदाली भी नहीं चलाई जा रही है खेत में। मैंने फावड़े से यहाँ की सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली है। अब तुम इस जगह बीज बोकर अच्छे से पानी डाल देना। दीदी, मैंने यहाँ से सब्जियाँ तोड़ ली हैं। मैं माँ के साथ नीचे सब्जियाँ बेचने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी इन पौधों को पानी देकर खाद बना लेती हूँ। जहाँ इस बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाले सभी लोग घरों में हीटर के सामने आराम कर रहे थे, कोई गर्मा गर्म सूप पी रहा था तो कोई हाथ पैर तापते हुए गजक मूंगफलियां खा रहा था, लेकिन वहीं सरस्वती अपनी 10 बेटियों के साथ इस बर्फीली पहाड़ी पर सब्जियों की खेती कर रही थी। आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी इस गरीब परिवार की जो इन्हें बर्फीली पहाड़ियों पर सब्जियों की खेती करनी पड़ रही थी। इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सरस्वती, अब लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का ख्याल रखना। माधवी, ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए तुम ठीक हो जाओगी। अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा माँ? हम पांचों बहनें तो अनाथ हो जाएंगी। नहीं मेरी बच्चियों, तुम अनाथ नहीं होगी। मौसी भी माँ ही होती है। सरस्वती, तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखोगी ना? मैं तुम्हारी बेटियों का बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही ध्यान रखूंगी। सरस्वती के ये कहते ही माधवी अपनी अंतिम सांस लेती है, जिसके बाद सरस्वती गांव के लोगों के साथ मिलकर माधवी का अंतिम संस्कार कर देती है। बच्चों, तुम पांचों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये लो, खाना खा लो। नहीं मौसी, हमारा बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आप खा लो। कैसे खा लूं जब मेरी बच्चियां भूखी हैं? तो भला माँ कैसे खाना खा सकती है? आज के बाद मैं तुम्हारी मौसी नहीं बल्कि माँ हूँ। जैसे मेरी ये 5 बेटियां हैं, वैसे ही आज के बाद तुम पांचों भी मेरी बेटियां हो। और अब मेरी 10 बेटियां हैं। चलो अब जल्दी से अपने आंसू साफ करो, हम सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। सरस्वती अपनी 10 बेटियों का पालन पोषण करने के लिए पहाड़ों पर एक सेठ के खेत में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है, अब वैसे वैसे पहाड़ों पर बर्फ जमने लगती है, जिसके चलते वो सेठ अब अपनी खेती का काम बंद करवा कर वहां से चला जाता है और अब सरस्वती बेरोजगार हो जाती है। क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान लग रही हो। तुम सब तो जानती हो कि मेरी नौकरी चली गई। ऊपर से इस बार इतनी बर्फबारी हुई है कि पूरा पहाड़ ही बर्फीला पहाड़ बन गया है और मुझे खेती के अलावा कुछ काम नहीं आता। इन बचे कुचे पैसों के साथ सारी सर्दियां तुम सभी बहनों को कैसे पालूंगी? लेकिन माँ, बर्फ की वजह से लोगों ने अपने खेतों के काम क्यों बंद कर दिए? अरे इसलिए क्योंकि बर्फीले पहाड़ों पर खेती नहीं होती। अब बर्फ में कोई कैसे खेती कर सकता है? अरे बर्फीले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। अब जो देश साल के 12 महीने बर्फ में घिरे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर खेती नहीं होती होगी। कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है। बर्फीली जगह पर भी खेती की जा सकती है। जैसे हम गाजर, मूली, साग, मेथी, पालक, लौकी, टिंडे, पुदीना, बथुआ, धनिया जैसी सब्जियों की बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं। और आसपास के लोगों ने भी खेती करनी बंद कर दी है। तो अगर हम बर्फीले पहाड़ पर इन सब्जियों की खेती करेंगे और इन्हें बेचेंगे तो हम काफी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बेटा, बर्फीले पहाड़ पर खेती करना इतना भी आसान नहीं है। बीज तो मैं जैसे तैसे करके ले आऊंगी, लेकिन पहले हमें बर्फ साफ करनी होगी, फिर कुदाली से खुदाई करनी होगी, बीज बोकर पानी देना होगा, और अगर ज्यादा बर्फबारी हुई तो सब्जियों की बर्फ से रक्षा भी करनी होगी। लेकिन हमें मेहनत तो करनी ही होगी ना। हम कल से ही ये सारा काम शुरू करते हैं। सरस्वती खेतों में काम करने वाले औजार जैसे कि कुदाली, फावड़ा, पांचा जैसे औजार लेकर आ जाती है। वहीं उसकी सभी बेटियां मिलकर सबसे पहले खेती करने की जगह से सारी बर्फ हटाती हैं। ये बर्फ तो काफी ज्यादा ठंडी है। मेरे तो हाथ ही लाल हो गए इन्हें हटा हटा कर। अरे तू बुद्धू, नंगे हाथों से क्यों हटा रही हो बर्फ? हाथों पर कपड़ा बांध लो, या यहाँ पर ये फावड़ा रखा हुआ है, इसकी मदद से बर्फ हटाओ। अभी तो हमें काफी सारी बर्फ हटानी है।
मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ये बर्फ हटाना ही इतना मुश्किल है। ना जाने हम इस बर्फीले पहाड़ पर सब्जियों की खेती कैसे करेंगे। ये लो बेटा, मैं ये थोड़े बहुत सब्जियों के बीज लेकर आई हूँ। बाकी के बीज कुछ दिनों में लेकर आ जाऊंगी। पहले हम 2-4 सब्जियों की खेती कर लेते हैं। अगर उनकी खेती अच्छी हुई तो हम बाकी सब्जियों की भी खेती कर लेंगे। पूरा दिन 10 बहनें और माँ बर्फ हटाने में ही निकाल देती है और अब अगले दिन 5 बहनें कुदाली की मदद से बीज बोने के लिए जमीन में खुदाई करती हैं। वहीं बाकी की 5 बहनें बीज बोकर उन पर पानी डालने लगती हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब धीरे धीरे उन खेतों में सब्जी उगनी शुरू हो जाती है, जिसे देख वो सभी काफी खुश होते हैं। माँ देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी बर्फीले पहाड़ों पर की गई खेती कामयाब रही। देखा, वहाँ वो लाल लाल गाजर उगी है और वहाँ पर हरा हरा साग। अब तो हम बाकी सब्जियों की खेती भी आराम से कर सकते हैं। मैं, मधु और अदिति माँ के साथ जाकर नीचे बाजार में सब्जियां बेचेंगे और तुम सब बाकी खेती कर लेना। तीनों बहनें अपनी माँ के साथ टोकरियां भरकर गाजर और पालक साग बर्फीले पहाड़ से पैदल पैदल उतरकर बाजार में जाकर बेचती हैं। वहीं अब बाकी की बहनें बाकी सब्जियों की खेती करने में लग जाती हैं। अरे वाह, लाल लाल गाजर और साग। मुझे तो लगा था कि इस बार पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिरी है कि किसी ने भी सब्जियों की खेती नहीं की होगी और इस साल हम में से कोई भी सरसों का साग और गाजर का हलवा नहीं खा पाएगा। लेकिन आप लोग तो यहाँ ये सब बेच रही हैं। कहीं ये नकली सब्जियां तो नहीं जिसे इंजेक्शन देकर आपने उगाई है? नहीं नहीं साहब, ये असली सब्जियां हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे साथ ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर देख लीजिए। वहाँ पर हमारी बहनें असली सब्जियों की खेती कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी बर्फीली पहाड़ी पर कौन जाएगा। एक काम करो, तुम मुझे 2 किलो साग और 2 किलो गाजर दे दो। आज तो मस्त अपनी बीवी से गाजर का हलवा बनवा कर खाऊंगा। ये लीजिए, पूरे 80 रुपए हुए। सिर्फ कुछ ही घंटे में काफी सारे लोग उन माँ बेटियों के सारी गाजर और पालक साग खरीद लेते हैं। वहीं बर्फीली पहाड़ियों पर बाकी बहनें और सब्जियों की खेती करने में लगी होती हैं। धनिया, मेथी और पुदीने के बीज बो दिए हैं और मैंने सब बीजों पर अच्छे से पानी भी दे दिया है। अब तो बस सिर्फ कुछ दिन का इंतजार और है। फिर हम ये सभी सब्जियां बेच सकेंगे और धीरे धीरे हमारे घर के हालात भी ठीक होने लगेंगे। कुछ समय में बाकी सब्जियों की खेती भी सफलतापूर्वक हो जाती है और इसी तरह सभी बेटियां और माँ मिलकर पहाड़ियों पर अपनी सब्जियों की खेती का काम जारी रखती हैं। वैसे ही कुछ समय और गुजर जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस बर्फीले पहाड़ पर बर्फ की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है, जिसके चलते बर्फीली जगह पर उगने वाली सब्जियां भी अब ज्यादा बर्फ की वजह से गलनी शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या, आधे से ज्यादा सब्जियां गलकर खराब हो गई। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी बर्फीली पहाड़ों पर की हुई सारी खेती बर्बाद हो जाएगी और फिर से हमें दिक्कत परेशानी शुरू हो जाएगी। अब हम हमारी सब्जियों को कैसे बचाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी बेटियां और माँ काफी ज्यादा परेशान होती हैं और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सबसे बड़ी बेटी शालू इस परेशानी को खत्म करने के लिए अपने शहर की लाइब्रेरी में जाती है और खेतों से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करती है, जिसके बाद अब वो एक दुकान पर जाकर बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे लेकर आती है। शालू बेटा, तू ये इतने सारे प्लास्टिक के डब्बे क्यों लेकर आई है? भला इनका हमें क्या काम? यही तो हमारे लिए जरूरी हैं। बाहर के कई देशों में जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो लोग अपने खेतों में सब्जियों और फलों के ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट डब्बे लगा देते हैं, जिसके चलते सब्जी और फलों को धूप मिलती है और वो खराब भी नहीं होते। शालू का ये आइडिया काम कर जाता है और अब उनकी कोई भी सब्जियां बर्फ की वजह से खराब नहीं होती, जिससे अब कुछ बेटियां सब्जियों की खेती करती हैं तो कुछ बेटी अपनी माँ के साथ फिर से बाजार में सब्जियां बेचने लगती हैं। आपकी तो सारी सब्जियां काफी ताजा होती हैं, खाने के बाद भी शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती। न जाने आप इतनी बर्फीली पहाड़ियों पर कैसे सब्जियां उगा लेती हैं। ये तो बस मेरी बेटियों का कमाल है। अगर वो मुझे इसके बारे में नहीं बताती ना तो ना ही तो कभी बर्फीली पहाड़ियों पर सब्जियों की खेती होती और ना ही कभी आपको ये सब्जियां खाने को मिलती। बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी सब्जियों की खेती के काम से सभी माँ बेटियां अब काफी सारे पैसे जोड़ लेती हैं, जिनसे वो अब नीचे शहर में एक बड़ा सा घर बनाती हैं और बर्फीले पहाड़ों पर ही अपनी सब्जियों की खेती के काम को जारी रखती हैं। पहले तो मुझे लगता था कि 10-10 बेटियों के साथ में कैसे अपना रहन सहन करूंगी, लेकिन अब तो लगता है कि अगर तुम 10 बेटियां नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती।